हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो अभी हम हमारी आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारी आज की वीडियो रहेगी, बुक का नाम है समावेशी विद्यालय। ठीक है, समावेशी विद्यालय बुक का नाम है और इसका जो सेकंड यूनिट है, ठीक है, उसका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन रहता है आज की वीडियो में, जो कि है असेसमेंट अप्रोचेस फॉर CWSN, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी क्या ज़रूरत रहती है। ठीक है, उनको असेस करने के लिए कौन सी अप्रोचेस होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड यूनिट का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हमारी जो असेसमेंट करने की अप्रोचेस हैं, यानी कि जो असेस करने की अप्रोचेस रहती हैं, वो है हमारी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कॉन्टीन्यूस एंड असेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारी असेसमेंट्स रहती हैं जिनके थ्रू हम बच्चों को असेस करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी और अधिक अप्रोचेस होती हैं, लेकिन अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा डीपली समझेंगे तो ये ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखते हैं। हम तो सबसे पहले क्या आती है, हमारी ऑब्जर्वेशन आती है। ठीक है, तो हमने तो क्वेश्चन समझ लिया। क्वेश्चन क्या है, जो हमारी अप्रोचेस रहती हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को असेस करने के, वो उसके बारे में ये क्वेश्चन है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तो आपको पता होगा वो कौन होते हैं। ठीक है, जो किसी चीज़ में कम होते हैं या फिर अधिक तेज होते हैं। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वही होते हैं जो किसी कारणवश जो है वो किसी क्षेत्र में कम रह जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को असेस करने के लिए ये अप्रोचेस है कि उनका हम पता कैसे लगा सकते हैं, किसके थ्रू हम उन बच्चों के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, कि अवलोकन पद्धति क्या होती है पद्धति। ठीक है, तो अवलोकन पद्धति का प्रयोग अति प्राचीन काल से है, यानी कि जो हमारी अवलोकन पद्धति रहती है वो अभी से स्टार्ट नहीं हुई है, वो काफ़ी समय पहले से ही शुरू हो चुकी है, जिसका प्रयोग जो है वो अभी तक होता आ रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। मनुष्य जन्म के पश्चात ही ज्ञानार्जन के लिए अवलोकन करना आरंभ कर देता है, यानी कि जब मनुष्य का जन्म होता है तभी से उसके अंदर जो है वो ऑब्जर्व करने की एबिलिटी जो है वो आ जाती है। ठीक है, यानी कि बच्चा जो वो जन्म के पश्चात ही ऑब्जर्व करने लग जाता है। वैसे तो आपने सुना होगा कि बच्चा जब पेट में होता है तभी चीज़ों को जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तब कहा जाता है कि धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, बच्चे के सामने जो है वो गलत बातों का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, और अच्छी ही मूवीज़ देखनी है या फिर अच्छी बातें सुननी है, अच्छे इन्वायरमेंट में रहना है, ताकि जो है वो बच्चे के ऊपर जो वो गलत असर ना पड़े। इसका मतलब यही होता है कि बच्चा जो पेट के अंदर चीज़ों को ऑब्जर्व करने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका जन्म होता है, जिसके बाद जो अपने आसपास के वातावरण के अनुसार ही वो ढलता जाता है, यानी कि अपने आसपास के वातावरण को देखता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, किस तरह से उसने खाना खाना है, किस तरह से उठना है, बैठना है। ये सारी चीज़ें जो वो बच्चा ऑब्जर्व करता है उसके थ्रू ही वो ग्रो करने लग जाता है। ठीक है, तो यही हमारी ऑब्जर्वेशन रहती है। मनुष्य जन्म के पश्चात ही ज्ञानार्जन के लिए अवलोकन करना आरंभ कर देता है। वह अपने चारों ओर की वस्तुओं तथा व्यक्तियों का अवलोकन आरंभ से ही करना शुरू कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब बच्चे का जन्म होता है तब से उसमें ऑब्जर्वेशन के जो है वो स्टार्ट हो जाता है, चीज़ों को देखना शुरू कर देता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, उसकी फैमिली में क्या हो रहा है। फैमिली के बाद वो अपने सोशल में जाता है, यानी कि अपने सोशल इन्वायरमेंट में जाता है। ठीक है, समाज से चीज़ें सीखता है। उसके बाद पीयर ग्रुप में जाता है, वहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखता है। कई बार वो अच्छी चीज़ें सीखता है तो कई बार वो गलत चीज़ें सीखता है। ठीक है, फिर उसके बाद जाता है वो स्कूल जाता है, तो स्कूल में जाके इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है। उसके सराउंडिंग जिस भी तरह का इन्वायरमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग जो वो बच्चे की परवरिश होती रहती है, उसके अनुसार ही वो अपने को ग्रो करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अर्थ।
यानी कि मीनिंग। तो अवलोकन का अर्थ अवलोकन से आशय है आंखों से देखना, ठीक है। तो जो हम आंखों से देख रहे होते हैं वही अवलोकन होता है। अवलोकन शब्द अंग्रेजी के ऑब्जर्वेशन शब्द का पर्याय है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है देखना, अवलोकन करना या परीक्षण करना, ठीक है। यानी कि हम किसी चीज़ को अपनी आंखों से देख रहे हैं वही ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। माना कि अगर कोई कहीं घटना हो रही है तो उसको अपनी आंखों से देखना है, ठीक है। उसको अगर हमने अपनी आंखों से देख लिया तो वो ऑब्जर्वेशन होगी, लेकिन जब वो घटना घटित हो गई है उसके बाद हम उस घटना के क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पे वो घटना हुई है तो वो ऑब्जर्वेशन नहीं होती है अकॉर्डिंग टू हिज। उसके बाद आता है इस प्रकार अवलोकन वह प्रणाली है जहां अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आंखों से उन घटनाओं को देखता है और जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अवलोकन वो होता है जहाँ पे हम खुद जाकर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, तो एक्सीडेंट के दौरान अगर हम वहाँ पर उपस्थित है तो हम उस एक्सीडेंट को होते हुए देख रहे हैं, ठीक है, और उसको देख रहे हैं तो हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, एक्सीडेंट का कारण क्या रहा, क्यों हुआ, किसने किया, ठीक है, ये हम खुद ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन वहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है उसके बाद अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो ऑब्जर्वेशन नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि वो अगर हम वहाँ पे घटना होने के बाद जाते हैं तो हो सकता है कि लोग हमें गलत बता रहे हों, किसी की गलती और किसी की बता रहे हों, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन नहीं होता है इसके अनुसार, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन वही है जो हम अपनी आंखों से खुद ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद आती है हमारी डेफिनेशंस। इसके अलावा और भी आप एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो फंक्शन को अगर हम खुद ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, नॉर्मल सा आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि आप शादियों में जाते हो, वहाँ पे अगर आप खाना खाते हो फिर आप उसको ऑब्जर्व करते हो कि खाना कैसे बना है, लोग कैसे आए थे, कैसे बातें कर रहे थे, फिर घर में आके आप बताते हो, ठीक है। तो जब आपने खुद देखा वो ऑब्जर्वेशन होगी, फिर खुद किसी को आपने बताया तो उसको भी तो उस घटना का पता लग गया, ठीक है, तो वो उसके लिए वो ऑब्जर्वेशन नहीं हुई, लेकिन आपने खुद जाके वो देखा है तो वो ऑब्जर्वेशन हुई, ठीक है। उसके बाद आता है हमारी डेफिनेशंस। तो साइमंस जी कहते हैं सहभागिक अवलोकन कोई विधि नहीं है अपितु कई विधियों का, कोई विधि यानी कि कोई एक विधि नहीं है अपितु कई विधियों तथा तकनीकों का एक संयोग है, यानी कि कोई एक विधि नहीं है वो कई विधियों का संयोग है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मोजर के अनुसार अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता रहती है, क्योंकि हम जब घटना हो रही है तो उसको हम कानों सुनी नहीं मानते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कहीं हमने सुन लिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि घर में आके दूसरों को बताया, ठीक है, तो वैसे नहीं, ऑब्जर्वेशन वही हुई जहाँ पे हमने खुद उसको ऑब्जर्व करा, ठीक है, हमने उस चीज़ को लाइव देखा, तो वही ऑब्जर्वेशन हुई, ठीक है। तो इसलिए जो स्वतंत्रता रहती है, जो फ्रीडम रहती है, वो किसको अधिक रहेगी, वो हमारे आँखों को रहेगी, ठीक है, क्योंकि हम अपनी आँखों से ही चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है पीवी यंग के अनुसार घटनाओं के स्वाभाविक रूप से घटित होते समय आंखों द्वारा किया गया सुव्यवस्थित और सुविचारित अध्ययन है, यानी कि हमारे इसके अकॉर्डिंग कि इसे स्पष्ट होता है, ठीक है, इस डेफिनेशन से ये बात स्पष्ट होती है कि जो घटना हो रही है उसको हम उसी समय खुद देख रहे हैं घटना स्थल पर, ठीक है, कि हम अपने आंखों से उसको देख रहे हैं लाइव, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं क्यों हुई, कैसे हुई, तो वही ऑब्जर्वेशन होती है। दूसरों की बातों में आकर हमने उसको देखना नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं है, जानना नहीं है, ठीक है, खुद उसको ऑब्जर्व करके हमने उसको अंडरस्टैंड करना है कि क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण था, किसकी गलती थी, ठीक है। इन चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं। वैसे ही हम अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी हम खुद ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जो स्पेशल नीड्स वाले चाइल्ड होते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में अगर हमने जाना है कि किन स्टूडेंट्स में कमियाँ
कमियां हैं, कौन सी खामियां हैं, तो उसको हम किसके थ्रू जान सकते हैं, वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही हम जान सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं उन बच्चों की, अगर वो बच्चे खेल रहे हैं तो उसमें उनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तब ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, टेस्ट के दौरान हम उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, या फिर वो अपने पेयर ग्रुप्स में बैठे हुए हैं तो हम उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो इसी के अनुसार जो है वो हम बच्चों की खामियों को, कमियों को जान के उनको जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे अवलोकन की आवश्यकता क्या रहती है। ठीक है, यानी कि जो नीड्स होती हैं, आवश्यकता यानी कि नीड। तो सबसे पहले आती है व्यक्तिगत बच्चों की ज़रूरतों के लिए योजना बनाना। तो सबसे पहले जो हमारी आवश्यकता रहती है वो व्यक्तिगत बच्चों की ज़रूरतों के लिए योजना बनाना है। यानी कि जो अगर हम बच्चों को ऑब्ज़र्व करेंगे उसी के बाद हमें पता चलेगा कि बच्चों की ज़रूरतें क्या हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे पहले हमने बच्चों को जो वो ऑब्ज़र्व करना है, फिर उसके बाद उनकी खामियों को देखना है, उनके अंदर जो कमियां रहती हैं उनको देखना है। उसके बाद हमने योजना बनानी है कि किस तरह से हम इनकी खामियों को दूर कर सकते हैं, कमियों को दूर कर सकते हैं। उसके बाद आता है व्यवहार अध्ययन के लिए, यानी कि व्यवहार अध्ययन यानी कि उनके व्यवहार को देख के भी हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं स्कर्मण के दौरान। ठीक है, अगर उनको किसी तरह की समस्या रहती है, किसी तरह की बीमारी हो जाती है, तो हम उसका पता कैसे लगाएंगे, एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही हम उस चीज़ को पता लगा सकते हैं कि उनमें कौन सी समस्या है, किस बीमारी का बच्चा शिकार हुआ है। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। साझेदारी में काम करते समय अगर बच्चा साझेदारी में काम कर रहा है तब भी हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण की समीक्षा करने के लिए हम अपने आसपास के वातावरण को ऑब्ज़र्व करके भी पता लगा सकते हैं। उसके बाद आत्मविश्वास, अगर हम बच्चे को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस निकाल लेते हैं, तो बच्चे में नेचुरली ही जो वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसमें आत्मविश्वास आएगा, जिस काम को करने के लिए वो घबराता था वो उस काम को करने के लिए आगे आएगा। उसके बाद आती है समस्या के निर्णय के लिए, यानी कि कोई समस्या रहती है तो उसके निवारण के लिए जो है वो अवलोकन बहुत ही आवश्यक माना जाता है। अगर बच्चे को किसी भी क्षेत्र में कहीं भी अगर स्पॉट में अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद जो उसकी प्रॉब्लम रहती है उसको कम करने का प्रयास करेगा। अगर वो उनसे कम नहीं हो रही है, अगर बच्चे के अंदर डिप्रेशन आ जाता है, फैमिली भी इशू हो सकता है, कोई भी इशू, किसी भी तरह का इशू रहता है तो वो टीचर ऑब्जर्व करेगा। अगर फैमिली से रहता है तो वो पेरेंट्स से बात करेगा और उस खामी को दूर करेगा। ठीक है, तो यानी कि समस्या के निवारण के लिए भी हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो ये आगे हमारे आवश्यकता यानी कि नीड्स। उसके बाद आते हैं हमारे गुण। ठीक है, तो गुण क्या रहता है, सबसे पहले आता है हमारा वैज्ञानिक पद्धति, यानी कि ये एक वैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तभी हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। यानी कि जब हम किसी चीज़ को अपनी आंखों से देख रहे हैं, किसी घटना को अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो तभी वो ऑब्जर्वेशन हुई, इसलिए इसको वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। सरलता, तो ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है, ठीक है, वो सबसे इजी होता है, क्योंकि इसको कोई भी ऑब्ज़र्व कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि टीचर ही स्टूडेंट को ऑब्ज़र्व करता है, जो स्टूडेंट होता है वह भी अपने टीचर को ऑब्ज़र्व करता है कि वो किस तरह के ड्रेस पहन के अपने स्कूल आ रहा है, कॉलेज आ रहा है। आप भी तो देखते होंगे, जो आप बीएड कर रहे हो, ठीक है, तो आप भी अपने टीचर को ऑब्ज़र्व करते होंगे कि वो किस तरह की ड्रेस पहनता है, उसकी ड्रेस सेंस कैसी है, किस तरह से बात करता है, हेल्पफुल है या नहीं है, पढ़ाने में अच्छा है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें जो अब हम खुद ऑब्ज़र्व करते हैं, और बाकी हम सोसाइटी में भी लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ये यानी कि सबसे ईजी मेथड है, क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो कोई भी करता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ज़रूरी नहीं है एक अध्यापक ही इस पद्धति का प्रयोग करेगा।
उसके बाद आता है विश्वसनीयता, यानी कि ये इसमें विश्वसनीयता रहती है, इसका ये सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि हम इसमें जो है वो खुद अपनी आंखों से चेक कर रहे होते हैं, अपनी आंखों से देख रहे होते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी घटना को, ठीक है। दूसरों की बातों में विश्वास करते नहीं हैं, ठीक है, कि हमने दूसरों की बात पे विश्वास कर लिया और उसकी बात को मान लिया, हाँ वहाँ पे ऐसे हुआ था और ऐसे नहीं, ठीक है। तो इसमें ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में हम खुद चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर बच्चा किसी फील्ड में कम है, ठीक है, किसी क्षेत्र में उसमें कमी आती है किसी फील्ड में बच्चे में, तो हम उसको खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद उसका हम सोल्यूशन जो है वो निकालेंगे, इसलिए इसमें जो विश्वसनीयता रहती है। उसके बाद आती है गहनता, यानी कि अगर कोई भी चीज़ हो रही है, अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो हम उसकी गहराई तक जाने का काम करते हैं कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, किस कारण हुआ, किसकी गलती थी। तो हम ये सब कैसे देखते हैं, अगर हम वहाँ पे उपस्थित हैं, ठीक है, हम उस घटना स्थल में अगर उपस्थित हैं तो वहाँ पे हम चेक करेंगे कि वहाँ पर समस्या का कारण क्या रहा, ठीक है। वो एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके कारण हुआ, हम इसका पूरा पता लगा लेते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे उपस्थित रहते हैं और पूरी गहराई से हम इसका पता लगाते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें गहनता रहती है। प्रत्यक्ष पद्धति, ठीक है, उसके बाद इसमें प्रत्यक्ष पद्धति रहती है, क्योंकि इसमें हम खुद डायरेक्ट देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका एक गुण ये भी है कि ये प्रत्यक्ष पद्धति है, ठीक है। तो आगे हमारे गुण। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रहते हैं दोष। तो दोष में सबसे पहले आता है हमारा पक्षपात। तो इसमें जो है वो इसका सबसे बड़ा दोष रहता है पक्षपात, क्योंकि कई बार देखने को मिल जाता है कि अगर हम किसी घटना को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वहाँ पे हमारा कोई फैमिली मेम्बर है, ठीक है, या फिर हमारा रिलेटिव है, या फिर हमारा कोई फ्रेंड है, तो हम उस घटना को नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पक्षपात जो वो हो जाता है। ज्ञानेंद्रियों का दोषपूर्ण प्रयोग, क्योंकि यहाँ पे सारे ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग नहीं हो पाता है। सबसे अधिक जो प्रयोग है हम अपनी आँखों का ही करते हैं, क्योंकि हमने खुद वहाँ पर जाके ऑब्जर्व करना होता है, तो वो हमारे जो बाकी सेंसेस हैं उनका अधिक प्रयोग जो इसमें नहीं हो पाता है। सीमित क्षेत्र, तो इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित ही होता है, क्योंकि हर क्षेत्र में जो वो ऑब्जर्वेशन संभव नहीं होती है। आकस्मिक घटनाओं का अध्ययन नहीं, तो आकस्मिक घटनाएं यानी कि जो घटनाएं अचानक से हो जाती हैं उसका हमें पता नहीं लग पाता है, उसका हम कारण नहीं खोज पाते हैं, इसलिए यह आकस्मिक घटनाओं का अध्ययन नहीं, यानी कि जो अचानक से घटनाएं हो जाती हैं उनका हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तो इसका ये भी एक दोष रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके विशेषताओं के बारे में, ठीक है। तो हमारी जो सबसे पहले विशेषता रहती है, मिनट, तो सबसे पहले हमारी जो विशेषता रहती है वो प्रत्यक्ष पद्धति रहती है, ठीक है। तो जो पद्धति होती है वो दो तरह की होती है, एक प्रत्यक्ष होती है और एक अप्रत्यक्ष होती है। एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, इसमें जो हमारी इनडायरेक्ट मेथड होता है उसको ना अपनाकर डायरेक्ट पद्धति को जो वो अपनाया जाता है, क्योंकि इसमें हम सीधे ही घटना को देखकर उसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं। हम खुद वहाँ पर उपस्थित होते हैं, हम घटना को खुद अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, तो इसलिए हम एकदम उसको देख के जो वो निष्कर्ष हम खुद निकाल लेते हैं कि किसके कारण हुई, क्यों हुई, ठीक है। इसका हम निष्कर्ष जो वो खुद निकाल लेते हैं। गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन, तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है वो किस तरह का रहता है, इसकी विशेषता क्या रहती है, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें गहराई से चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बाहर से हमने देख लिया, मतलब बाहरी से हमने देख लिया कि वहाँ पे कोई घटना हुई, हमने ऐसे देखा चलो ठीक है होगी, ऐसा नहीं होता है। अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, हम कहीं गए हैं, किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको डीपली वे में करते हैं, ठीक है। हम उसकी गहराई तक जाने की प्रयास करते हैं कि उसका कारण क्या रहा होगा, ठीक है। तो यह गहन तथा उद्देश्यपूर्ण अध्ययन रहता है, ठीक है।
उसके बाद आती है वैज्ञानिक पद्धति। तो यानी कि वैज्ञानिक पद्धति भी हुई क्योंकि ये जो है हम चीज़ों को खुद अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए इसको वैज्ञानिक पद्धति कहा गया है। अवलोकन से कारण और परिणाम के संबंधों का ज्ञान होता है। ठीक है, जो अवलोकन है, अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इससे जो है हमें परिणाम भी पता चलता है और इससे संबंधों का ज्ञान भी होता है। ठीक है, हमें परिणाम पता चलता है कि किसकी गलती रही होगी, किस कारण जो है वो ये घटना हुई होगी, तो इसके हम परिणाम तक जो है वो पहुंच जाते हैं। उसके बाद आता है व्यवहारिक अध्ययन। तो ये व्यवहारिक अध्ययन में भी इसकी जो विशेषता रहती है, क्योंकि हम उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। निष्पक्ष अवलोकन, तो ये एक निष्पक्ष अवलोकन होता है क्योंकि इसको हम खुद ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ। ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से मिलते हैं, तो इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की वैसे जो है वो ज़रूरत नहीं है। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, तो हम अगर कोई कार्य जो वो सामूहिक रूप में हो रहा है तो उसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, आसानी से। मानव इंद्रियों का प्रयोग, इसमें जो वो मानव इंद्रियों का भी प्रयोग हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग जो वो किसका होता है, हम सबसे ज़्यादा इसमें जो हम प्रयोग करते हैं वो अपनी आँखों का ही करते हैं, क्योंकि हम अपनी आंखों से घटना को देख रहे होते हैं। ठीक है, वैसे तो हम सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन हम किसी की बातों में नहीं आते हैं। ठीक है, हम उसको खुद देख के जो वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सरल अध्ययन, तो ऑब्जर्वेशन जो है वो सबसे सरल अध्ययन जो वो माना जाता है, क्योंकि इसको जो वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये हर क्षेत्र में संभव नहीं होता है। उसके बाद आता है ये हमारा विश्वसनीय सामग्री। तो ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया ये पॉइंट, कि हमारे ये विश्वास पर आधारित होता है, क्योंकि यह हम खुद देख रहे होते हैं, तो इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहती है शक करने की, इसलिए यह विश्वसनीयता पर आधारित होता है। उसके बाद आता है हमारा सरल अध्ययन। तो ये रिपीट हो गया पॉइंट, सॉरी फॉर डैट। उसके बाद आता है हमारा सामाजिक शोधकर्ता की एक प्रत्यक्ष विधि है। तो जो सामाजिक शोधकर्ता होते हैं उनकी यह एक प्रत्यक्ष विधि होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जो विधि रहती है वो दो तरह की रहती है, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। लेकिन जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, तो ठीक है, तो जो हमारे अवलोकन है वो किस तरह की विधि है, वो एक प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, और किसकी है, वो सामाजिक शोधकर्ता की प्रत्यक्ष विधि है। उसके बाद आता है प्राथमिक सामग्री को प्राप्त करने में सहायक है, यानी कि इसमें हमें जो कारण रहता है उसका हमें ज्ञात हो जाता है, इसलिए ये हमारे हेल्प करती है प्राथमिक सामग्री को प्राप्त करने में। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि कारण क्या रहा है क्या नहीं, इसलिए ये प्राथमिक सामग्री को प्राप्त करने में हमें हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा आई थिंक ऑब्जर्वेशन वाला। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन वाला कंप्लीट। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा इसमें ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, इसमें अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से आएगा कि असेसमेंट अप्रोचेस क्या होती हैं जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं, यानी कि स्पेशल नीड्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको असेस करने की क्या अप्रोचेस रहती हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इनको जो हमारे टूल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे अप्रोचेस होती हैं उनको पहले लिख दोगे आप, डायग्राम के थ्रू जो है वो इनको लिख दोगे, जो ये हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन फॉर्मेटिव समेटिव। ठीक है, तो इनको जो है वो आप डायग्राम के थ्रू लिख दोगे, और बाकी जो है वो आपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही इनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और जितना आपके पास टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने इनको एक्सप्लेन कर देना है। सबसे पहले अपने चिल्ड्रंस के बारे में लिखना है कि स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स जो है वो कौन होते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा आपने इंट्रो दे देना है। उसके बाद जो है वो आपने ऐसे इनके बारे में डायग्राम बना लेना है। उसके बाद आपने, ज़रूरी नहीं कि आपने इनको सब ही एक्सप्लेन करने हैं, इनमें से आप एक दो भी एक्सप्लेन कर दोगे वो काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो आप एक ऑब्जर्वेशन वाला एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप इसको जो वो इंट्रो में लिख देना कि ऑब्जर्वेशन किस तरह की रहती है। उसके बाद इसमें आप मीनिंग लिख दोगे। ठीक है, हो सकता है अलग भी क्वेश्चन आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है इकट्ठे ही आए।
पूछ सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ठीक है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। फिर उसके बाद आप डेफिनेशंस लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप आवश्यकता लिखोगे कि क्या आवश्यकता रहती है। एंड नेक्स्ट इज गुण, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोष। अगर किसी चीज़ के गुण रहते हैं तो दोष दोष भी होते हैं, सॉरी। उसके बाद आती है हमारी विशेषताएं, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में हम जानेंगे। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो क्या होती है, जिसमें आप देखते हो कि आप क्या सीख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो टीचिंग के बीच में होती है, यानी कि पढ़ाने के बीच में होती है। जब टीचर आपको पढ़ा रहा है होता है तो बच्चे से टीचर जो वो बीच में क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। या फिर जो स्टूडेंट है वो भी बच्चे से बीच में क्वेश्चन कर सकता है। तो वही है हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी कि जब आपसे अगर आपको टीचर कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आया है, मतलब जब आपको एक टीचर जो वो टॉपिक पढ़ाता है तो उस बीच जो वो आपसे टीचर जो वो क्वेश्चन पुट कर सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है को टॉपिक जो वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही क्वेश्चन पूछना है। टॉपिक के बीच में भी क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो वही फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। तो इसका अर्थ होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि आप क्या सीख रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ में चलती है। क्योंकि टीचर पढ़ाता रहता है और बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है। इससे जो वो टीचर को हेल्प हो जाती है यह जानने में कि जो वो टॉपिक पढ़ा रहा है वो बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो बच्चे हैं वो भी अपना पूरा फोकस जो है वो उस टॉपिक पे रखते हैं। अगर बच्चे से बीच बीच में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो बच्चे का जो वो ध्यान जो वो डाइवर्ट हो जाता है। अगर वो टीचर जो वो बीच बीच में क्वेश्चन बच्चे से पूछता रहता है तो बच्चे पूरे ध्यान से जो वो अपनी क्लास में ही फोकस करते हैं, टॉपिक के ऊपर ही फोकस करते हैं, क्योंकि उसे डर रहता है कि टीचर कभी भी उससे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। तो यही होती है हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट कि जब टीचर जो है वो बीच बीच में बच्चे को असेस करता रहता है ये जानने के लिए कि जो टॉपिक उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसमें वो बच्चे को समझ आया है या नहीं आया है, ठीक है। फिर उसका पर्पस क्या रहता है, टीचिंग एंड लर्निंग को इम्प्रूव करना, ठीक है। इसका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, जो टीचर है वो बच्चे को असेस कर रहा है, तो इसका पर्पस एक ही रहता है कि जो टीचिंग लर्निंग है उसको इम्प्रूव करना है। क्योंकि अगर टॉपिक बच्चे को समझ नहीं आता है तो आगे टीचर का पढ़ाने का कोई मकसद नहीं रह जाता है। तो अगर ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आया तो वो टॉपिक टीचर को फिर से जो है वो एक्सप्लेन करने पड़ता है। तो वही होती है हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट। उसके बाद इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं कि किस तरह से जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, कैसे करते हैं। ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग क्लास एक्टिविटीज़। अगर आप क्लास में किसी तरह की एक्टिविटी हो रही है तो उस दौरान जो वो एक टीचर जो बच्चे को ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है, कि अगर वो एक्टिविटी करता है, ठीक है, अगर क्लासरूम में किसी तरह की भी एक्टिविटी हो रही है तो उस दौरान जो वो टीचर जो वो स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर सकता है कि वो अच्छे से एक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको आ रही है या नहीं आ रही है, जो भी एक्टिविटी टीचर के थ्रू जो वो बच्चे को दी जा रही है, ठीक है। तो वो किसी भी तरह की एक्टिविटी हो सकती है। क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन, ठीक है, जो क्लास में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होते हैं उसमें भी टीचर जो है वो बच्चों को ऑब्जर्व कर सकता है, असेस कर सकता है, ठीक है। सेल्फ एवेलुएशन, इसके साथ ही जो है वो स्टूडेंट खुद को खुद ही सेल्फ एवेलुएट कर सकते हैं, जान सकता है खुद से क्वेश्चन पूछ कर कि उसको कितना टॉपिक जो वो समझ आ रहा है। तो उसे खुद अगर वो खुद सेल्फ एवेलुएट करेगा खुद को तो उसको अपनी कमियों का पता लग जाता है कि उसे टॉपिक में कहाँ समस्या है,
तो वो नेक्स्ट डे जो है वो टीचर से उस टॉपिक के बारे में पूछ सकता है। प्री असेसमेंट, ठीक है, तो प्री असेसमेंट भी इसमें इसका एग्जाम्पल रहता है। उसके बाद आता है हमारा फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स वर्क, ठीक है, तो ये इसके जो भी एग्जाम्पल रहते हैं। फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स वर्क यानी कि टीचर्स के द्वारा जो बच्चों को फीडबैक दी जाती है, जैसे कि मान लीजिए बीच बीच में अगर टीचर ने किसी कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई टॉपिक है, तो जब वो बीच में स्टूडेंट से क्वेश्चन कर रहा है तो उनको फीडबैक दे रहा है, पॉजिटिव फीडबैक देनी है, नेगेटिव फीडबैक नहीं देनी है। ज़रूरी नहीं कि सब बच्चे को आए, ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया है वो टॉपिक, ठीक है, तो अगर टीचर ने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ लिया है, अगर स्टूडेंट को समझ नहीं आया है तो उसने नेगेटिव फीडबैक नहीं देनी है, पॉजिटिव ही देनी है, ठीक है। और जब बच्चे ने आंसर दे दिया है तब तो उसने पॉजिटिव देनी है, इससे बच्चा जो है वो दोबारा से आंसर देने के लिए उत्साहित रहेगा, उसमें बात करने का कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और उसको अगर वो बोलने में घबराता है तो जो वो उसका फेयर रहता है, जैसे कई बच्चों का फेयर होता है कि आगे आके नहीं बोलना है, अगर बच्चे से टीचर जो वो बीच बीच में क्वेश्चन करती रहती है तो बच्चे का जो वो फेयर है, जो डर है, वो भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यही इसके एग्जाम्पल है फॉर्मेटिव असेसमेंट के, इसके जो वो बहुत ही फ़ायदे होते हैं। उसके बाद आता है तत्व, ठीक है, इसके क्या क्या तत्व रहते हैं, यानी कि गैप की पहचान करनी है। सबसे पहले जो टीचर का एक मकसद रहता है, ठीक है, तो ये रहता है कि बच्चे के गैप के बारे में जानना है कि बच्चे का गैप कहाँ रहा, उसको टॉपिक क्यों नहीं समझ आया, ठीक है। जब टीचर क्वेश्चन करेगी तभी उसको पता चलेगा कि उसके स्टूडेंट्स को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, किस कारण से वो पीछे रहा है। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य रहता है टीचर का कि उसने गैप को पहचानना है कि कहाँ पे उसके विद्यार्थियों को गैप आ रहा है। प्रतिपुष्टि करनी है, फीडबैक देनी है, ठीक है। फीडबैक जो होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ज़्यादातर उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक जो होती है वो बच्चे को ड्रॉप आउट कर सकती है। अगर एक टीचर जो है वो अपने बच्चों को लगातार नेगेटिव फीडबैक देता रहेगा तो बच्चे का जो मन है वो स्कूल आने का नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि टीचर जो है वो उसको हमेशा ही ऐसे बोलती है, तो मैं क्या करूँ, क्यों जाऊँ स्कूल, मेरे को तो डांट ही पड़ती है। तो जो पॉजिटिव फीडबैक है वो बहुत ही ज़रूरी रहती है बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है छात्र की भागीदारी। तो अगर टीचर्स क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे नहीं, एक जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं क्लास में, 1 2 3 जो भी होते हैं, ठीक है, जो टॉपर होते हैं, उनसे ही क्वेश्चन करना है, या फिर जो थोड़े स्लो लर्नर होते हैं उनसे ही क्वेश्चन करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें जो वो सभी स्टूडेंट्स की भागीदारी बहुत ही ज़रूरी होती है। उसके बाद आता है सीखने की प्रगति। तो सीखने की प्रगति तभी हो पाएगी जब टीचर जो है वो गैप के बारे में पता लगा पाएगा कि किस तरह का गैप बच्चे को रहा है, क्यों रहा है, क्या कारण है। सबसे पहले टीचर ने गैप के बारे में पता लगाना है, उसके बाद उसको फीडबैक भी देनी है, उसके बाद छात्र की भागीदारी भी करवानी है। कक्षा में सभी स्टूडेंट्स की जो है वो इक्वल जो भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है, तभी जो बच्चे की सीखने की प्रगति हो सकती है। इसके बावजूद ही बच्चा नहीं सीखेगा अगर ऐसे चीज़ें जो है वो नहीं की जाएंगी, अगर बच्चे के गैप का पता नहीं किया जाएगा और उसके फीडबैक जो है वो पॉजिटिव नहीं दी जाएगी और बच्चे की भागीदारी नहीं करवाई जाएगी, अगर सभी बच्चे को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि इन्हीं को तो पूछ रहे हैं, हमें तो कोई पूछता नहीं है, तो हम क्यों आंसर करें, क्या ऐसे, ठीक है। ऐसी भावनाएं जो बच्चों के अंदर जो जागृत हो जाती हैं। तो ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अपनी क्लास को किस तरह से जो है वो इक्वली रूप से लेके चलें, यानी कि समान रूप से लेके चलना है, एक समान रूप से लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी विशेषताएं, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो ये जो होती है वो एक सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होती है, क्योंकि इसमें टीचर जो है वो बीच बीच में बच्चे को असेस करता रहता है, टॉपिक के दौरान, एक्टिविटी के दौरान, ठीक है। तो बीच बीच में अगर वो असेस कर रहा है तो बच्चे को अपनी कमियों के बारे में पता लगता रहता है, जिससे जो बच्चे को सीखने का
एक कारण मिलता है। सीखने को भी बढ़ावा देता है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो सीखने को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें बच्चे को टाइम टाइम पे उनकी कमियों का पता लगता रहता है। अधिगम प्रक्रिया है, एक लर्निंग प्रक्रिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा सीख ही तो रहा है ना। तो सफलता के लक्ष्य को पूरा करता है। साथ ही ये सफलता के लक्ष्य को पूरा करता है, क्योंकि उनके अगर टॉपिक्स, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है जो बीच बीच में होती हैं, ठीक है, और जो लास्ट में होती है वो दूसरी असेसमेंट होती है। तो अगर बीच बीच अगर उसको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उसको वो तभी पूछ सकता है, ठीक है, और अगर वो तब पूछेगा तो उससे जो है वो उसके एनुअल एग्ज़ाम में हेल्प होगी। लेकिन जब उसको अपने बारे में एनुअल एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा तो तब उसके पास मौका नहीं बचता है खुद को इम्प्रूव करने का, सुधारने का, ठीक है। तो ये जो एक लर्निंग की प्रक्रिया है, सफलता के लक्ष्य को पूरा करता है। इससे जो अगर उसका लक्ष्य है कि मैंने क्लास में टॉप करना है, ठीक है, तो उसको पता लग जाता है कि उसको कहाँ समस्या आ रही है, किस सब्जेक्ट में समस्या आ रही है, किस चीज़ को उसने इम्प्रूव करना है, ठीक है, उसके बारे में उसको पता लग जाता है। ग्रेड नहीं, केवल फीडबैक है। तो इसमें बच्चे को ग्रेड नहीं दिया जाता है, केवल फीडबैक दी जाती है कि कहाँ पे उसने गलती की है, कहाँ पर उसको सुधरने का मौका मिलता है, मतलब उसको कहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है, इसके बारे में टीचर द्वारा बताया जाता है कहाँ पे उसकी समस्या प्रॉब्लम जो है वो रही है। मौखिक या लिखित है, तो यहाँ पे जो है वो टीचर बच्चे को असेस कर सकता है। ज़रूरी नहीं है उसने क्वेश्चन पूछ के ही करना है, वो एक टेस्ट के थ्रू भी वो बच्चे को पूछ सकता है। सीखने में सुधार के लिए आवश्यक है, यानी कि अगर बच्चा किसी चीज़ को सीख रहा है तो उसमें सुधार हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे को बीच बीच में अगर असेस किया जा रहा है तो नेचुरली ये कि बच्चा जो है वो अपनी कमियों को वो दूर करने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो उसके बाद आती है हमारी सम्मेटिव असेसमेंट। तो जो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट थी वो क्या थी कि आप क्या सीख रहे हैं, ठीक है, और जो हमारी सम्मेटिव असेसमेंट है वो क्या है, आपने क्या सीखा। तो ये है हमारी सम्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि ये जो है वो लर्निंग ख़त्म हो जाने के बाद जो बच्चों को दी जाती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो थी वो बच्चों को बीच बीच में दी जाती थी, लेकिन जो सम्मेटिव असेसमेंट होती है वो बच्चों के एंड में दी जाती है, ठीक है। इसमें बच्चे को जज किया जाता है लर्निंग कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। जब हमारी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही इसमें बच्चे को जज किया जाता है, उसके बाद बच्चे को यानी कि असेस किया जाता है, ठीक है। इसमें बीच बीच में असेस नहीं किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है आपने क्या सीखा। कि आपको अगर कोई चीज़ पढ़ाई गई है तो उसके लास्ट में यानी कि अंत में असेस किया जा रहा है, तो उससे देखा जाता है कि आपने क्या सीखा। तो ये कब होती हैं, ये इसके जो एग्ज़ाम्पल है कि इस तरह की असेसमेंट जब कब कब ली जाती है, मिड टर्म एग्ज़ाम, ठीक है। तो जब एग्ज़ाम होते हैं मिड टर्म के, ठीक है, जैसे कॉलेज में होते हैं, तो वो क्यों लिए जाते हैं, यही देखने के लिए, वो टीचर के लिए हेल्पफुल भी होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी। टीचर को पता लग जाता है कि उनके स्टूडेंट्स में कहाँ कमी है और कौन से टॉपिक जो है वो उनको दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत है, और साथ ही स्टूडेंट्स को भी पता लग जाता है कि उनको कहाँ पर समस्या रही है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी खुद को इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। मिड टर्म में तो कर लेंगे, लेकिन जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे वो इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फाइनल रिजल्ट रहता है। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो ज़्यादा हेल्पफुल करती है बच्चे को इम्प्रूव करने के लिए। और फाइनल प्रोजेक्ट, तो बच्चों को जब प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, जब उनका फाइनल लिया जाता है, जैसे कि आपकी बीएड की टीपी होती है, टीचिंग प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो लास्ट में जो फाइनल टीपी होती है तो उनके जो आपको प्रोजेक्ट या मॉडल जो भी दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसको लास्ट में जब ऑब्जर्व किया जाता है तो वो भी समेटिव में आती है, ठीक है। उससे पहले बीच में अगर टीचर ने आपको वो असेस कर लिया, ठीक है, तो वो आगे आपकी फॉर्मेटिव में वहाँ पे आपको सुधार का मौका मिल गया, क्योंकि वो आपके टीचर के द्वारा उसको देखा गया। लेकिन लास्ट में आपका ऑब्ज़र्व किया जाएगा, जो आपकी फाइनल टीपी होगी, जहाँ पे आपके ऑब्जर्वर आएंगे,
ठीक है, वहाँ पे आपको सुधार का मौका नहीं दिया जाता है। वहाँ पे आपको सीधे एग्ज़ाम मार्क्स ही लगेंगे उनके, ठीक है, कि कैसा वहाँ पे नहीं, आपको बस कमियाँ निकाली जाएंगी। वहाँ पे आपको सुधार का मौका नहीं दिया जाता कि आप नेक्स्ट टाइम फिर से इसको करके लाएं, या कुछ ऐसा नहीं कहा जाता। वहाँ पे आपको डायरेक्ट जो वो मार्क्स लग जाएंगे। तो वही हो गया आपका फाइनल प्रोजेक्ट। उसके बाद आगे आपका एंड ऑफ यूनिट और चैप्टर टेस्ट, ठीक है। तो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके लास्ट में भी हो जाता है, एंड लास्ट आता है हमारा एनुअल एग्ज़ाम। तो आपको तो पता है कि अगर एनुअल एग्ज़ाम में अगर आपको पहले पता नहीं चला अपनी कमियों के बारे में, तो हो सकता है कि आप एनुअल एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर ना कर पाओ, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट आने का एम रहता है तो वो भी आपका पूरा नहीं हो सकता। अगर आपने खुद को पहले सेल्फ असेसमेंट नहीं करा होगा, खुद को सेल्फ असेस नहीं करा होगा, तो वो ज़रूरी होता है, ठीक है। वो टीचर के लिए भी ज़रूरी होता है और स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी रहता है। उसके बाद समेटिव असेसमेंट की जो विशेषताएं आती हैं, वो सबसे पहले आती है सीखने पर ध्यान देता है। तो ये जो होता है वो सीखने पर ध्यान देता है। शिक्षण अधिगम चक्र के बाद किया जाता है, यानी कि जब आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया जाता है तो ये एंड ऑफ कोर्स होता है, यानी कि लास्ट में होता है टॉपिक ख़त्म हो जाने की, यानी कि या फिर एनुअल एग्ज़ाम इसका एग्जाम्पल रहता है। विद्यार्थियों का आंकलन उपलब्धि और पुरस्कार तथा ग्रेड के लिए किया जाता है। जो सबमेटिव था वहाँ पे आपको किसी तरह का पुरस्कार नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे आपको बीच बीच में बार बार असेस किया जाता है कि कौन से टॉपिक में आपको कहाँ पर समस्या रहती है। लेकिन जब सबमेटिव होता है वहाँ पे आपको ग्रेड दिए जाते हैं, पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम है। तो उसके रिजल्ट पर अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड या कुछ भी रहते हो, किसी पोजीशन में रहते हो, तो वहाँ पे आपको पुरस्कार दिया जाता है। अगर आप इन तीनों में से किसी भी पोजीशन पे नहीं रहते हो तो बाकी आपको ग्रेड वगैरह जो वो दी जाती हैं, ठीक है। इसका प्रयोग केवल एक विद्यार्थी के लिए नहीं बल्कि पूरे स्कूल या समूह के लिए किया जाता है। यानी कि जो हमारी समेटिव असेसमेंट होती है, सिर्फ उसमें एक ही बच्चे को असेस नहीं किया जाता है, इसमें पूरे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका एग्ज़ाम 10th क्लास में हो आप, ठीक है, तो 10th क्लास में सिर्फ एक बच्चे को असेस नहीं किया जा रहा है, उसके आपकी पूरी क्लास को असेस किया जा रहा है। उसमें निकाला जाएगा एक बच्चा जो फर्स्ट आएगा, उसके बाद सेकंड बच्चे को देखा जाएगा, थर्ड पोजीशन वाले बच्चे को इसमें देखा जाता है। यानी कि इसमें सिर्फ एक बच्चे को ही असेस नहीं किया जाता है, इसमें पूरा एक समूह होता है, ठीक है, या फिर एक पूरा समूह होगा या पूरा स्कूल होगा, ठीक है, इसमें उसको असेस किया जाएगा। सुधार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आपके जो असेस किया जा रहा है तो वो अगर आपके इसमें किया जाएगा, अगर फाइनल चैप्टर ख़त्म होने के बाद किया जाएगा, वहाँ पे तो आप सुधार कर लोगे, ठीक है। लेकिन नहीं किया जाएगा सुधार, मतलब आपका एनुअल एग्ज़ाम के बाद आप खुद को असेस कर रहे हो कि एनुअल एग्ज़ाम में देखेंगे, ठीक है, तो एनुअल एग्ज़ाम के बाद जो वो आप सुधार नहीं कर पाओगे अगर आपका एम रहता है फर्स्ट पोजीशन में आने का। उसके बाद आता है आत्मविश्वास बढ़ता है। तो अगर आप 9th में फर्स्ट आ गए तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है कि आपने अगली बार और अच्छे से मेहनत करनी है और अगली बार फिर से आपने फर्स्ट ही आना है। अगर आपका ग्रेड कम आया है तो आपने और अधिक मेहनत करनी है कि इससे अच्छा ग्रेड आ जाए, ठीक है। तो इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एंड उसके बाद आती है हमारे डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ठीक है। तो होगी हमारी समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। उसके बाद आगे हमारे डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो जो हमारी डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है तो वे किस तरह की असेसमेंट होती है, इसमें ये जो वो टीचिंग शुरू होने से पहले की जाती है कि आपको करंट का क्या नॉलेज है, ठीक है, मतलब आपके करंट नॉलेज को चेक किया जाता है। आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो टीचर आपको डायरेक्ट टॉपिक पढ़ाने शुरू नहीं करेगा, पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में, उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो जानेगा कि आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है या नहीं है। तो उसी को असेस करने के लिए जब वो असेस किया जाता है उसी को डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो वो कहा जाता है। यानी कि बच्चे के जो प्रीवियस नॉलेज होता है उसको देखा जाता है, चेक किया जाता है कि उसमें कहाँ समस्या आ रही है, उसको किस तरह से उसको ठीक करना है।
पुराने नॉलेज को देखा जाता है, यानी कि जो आपके पास पुराना नॉलेज रहता है, ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपिक पुराना है उसके बारे में देखना है, ठीक है। यानी कि आप 9th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, तो आपसे पहले अगर कोई क्वेश्चन है 8th स्टैंडर्ड का तो आपसे पहले वो पूछा जाएगा, ठीक है, कि आपको वो याद रहा है, ठीक है, या आपको याद है तो कहाँ तक है, या फिर कोई भी टॉपिक है तो उससे थोड़ा घुमा फिरा के टीचर पूछता है आने से पहले कि आपको उसके बारे में पता है। अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्स करते हो तो टीचर को पता लग जाता है कि आपको कहाँ तक उसके बारे में नॉलेज है, तो उसी हिसाब से टीचर जो वो क्वेश्चन अपना स्टार्ट करता है टीचिंग शुरू होने से पहले, ठीक है। यानी कि पुराने नॉलेज को देखा जाता है टीचिंग शुरू होने से पहले, यानी कि बच्चों के जो नॉलेज होता है उसको देखा जाता है जब टीचिंग शुरू होती है उससे पहले ही, यानी कि टीचर जो है वो क्लासरूम में एंटर करता है उससे पहले ही उसके नॉलेज को जो है वो चेक किया जाता है। उसके बाद आती है इसकी विशेषताएं। छात्र के पूर्व ज्ञान की पहचान, इसे जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि इसमें जो छात्र के जो विद्यार्थी होते हैं उनके पूर्व ज्ञान की पहचान की जाती है कि उनको कितना नॉलेज है, कहाँ तक किसी टॉपिक के बारे में ज्ञान है, ठीक है। उपकरण के रूप में कार्य करता है, तो ये जो है वो स्टूडेंट्स के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, टीचर्स के लिए। सीखने की कठिनाइयों को कम करना, यानी कि जो अगर टीचर आएगा क्लासरूम में, ठीक है, जब वो एंटर हो रहा है तो वो किसी टॉपिक के बारे में बच्चे से डिस्कस कर रहा है, ठीक है, तो अभी उसने टॉपिक समझाने शुरू नहीं किया है, उससे पहले उसने क्वेश्चन पूछे ये जानने के लिए कि उसको कितना नॉलेज है, ठीक है। तो अगर उसको लगता है कि अगर बच्चे को अच्छा ठीक ठाक नॉलेज है तो वो उसी हिसाब से जो है वो स्टार्ट करेगा, अगर उसको लगता है कि नहीं है तो वो उसी हिसाब से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो बच्चों की कठिनाइयों को कम करता है। विद्यार्थियों की समस्या उनकी कमजोरियों को पहचानना, तो इसकी एक विशेषता ये रहती है कि इससे जो विद्यार्थियों की समस्या का भी पता लग जाता है और टीचर्स को ये भी पता लग जाता है कि उसके स्टूडेंट्स में कमी कहाँ पर है, ठीक है। तो ये भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता रहती है। फीडबैक देता है, तो ये टीचर्स को एक किस्म की, तो टीचर को फीडबैक दे रहा है कि उसका स्टूडेंट्स जो है वो उसका जो स्टूडेंट है वो कहाँ तक नॉलेज उसको आता है, मतलब उस टॉपिक के बारे में, उस चीज़ के बारे में उसको कहाँ तक ज्ञान है, कहाँ तक नॉलेज है, ठीक है। तो टीचर्स को फीडबैक मिल जाती है। प्रोत्साहित, और अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं तो टीचर जो है वो, मतलब अगर जो क्वेश्चन टीचर पूछ रहा है तो अगर स्टूडेंट्स हैं उनको लग रहा है कि वो तो बड़े इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बच्चे जो है बड़े उत्साह से आंसर देने लगते हैं। तो वो टॉपिक में, अगर टॉपिक स्टार्ट करना है उससे पहले उनमें वो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी तो बच्चा जो है वो टॉपिक में अच्छे से फोकस कर पाता है, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि यार जो टॉपिक स्टार्ट किया जाना है वो तो मुझे पहले से ही आता है ना, ऐसा लगता है, तो बच्चे जो वो पहले से ही खुश हो जाते हैं और अपने टॉपिक पे पूरी फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रिपरेशन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, किस तरह से इसकी तैयारी जो है वो करनी है। सबसे पहले आती है प्लानिंग, तो जब इसकी तैयारी किस तरह से की जाती है, जब डायग्नोस्टिक असेस के लिए जाता है, असेसमेंट की जाती है, तो सबसे पहले टीचर देखता है कि प्लान करता है कि जब वो कक्षा में जाएगा तो टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये सबसे ये जो सॉरी, तो वो जो वो तैयारी करके जाता है, पूरी प्लानिंग की करके जाता है, ठीक है। तो एक टीचर जो वो क्लासरूम में जाने से पहले प्लानिंग जो वो करके ही जाता है और प्लानिंग करनी बहुत ही ज़रूरी रहती है। राइटिंग आइटम्स, ठीक है, तो उसका सेकंड जो स्टेप रहता है वो राइटिंग आइटम्स रहता है कि उसने अपने साथ जो वो कुछ लिख के लेके जाता है कि किस तरह के उसने क्वेश्चंस पूछने हैं, किस तरह के नहीं करने पूछने हैं। उसके बाद आता है असेंबलिंग टेस्ट, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मतलब जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट हैं उसमें उनमें देखा जाता है कि उनमें परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, ठीक है, उसको देखने के लिए ये टेस्ट जो वो किया जाता है, उनकी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को देखने के लिए। उसके बाद आता है प्रिपेयरिंग स्कोरिंग की, ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ स्टेप रहता है वो रहता है प्रिपेयरिंग स्कोरिंग की,
कि आपने चेक करना है बच्चों को, आपने क्वेश्चन पूछना है, फिर बच्चे को चेक करना है कि कहाँ तक उसको ज्ञान है उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। फिर उसको स्कोर करना है, ठीक है, उसके बारे में जानना है, ठीक है। ये हमारा स्टेप रहता है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टेप रिव्यूइंग टेस्ट, यानी कि इसका अर्थ होता है ये औपचारिक प्रक्रिया। तो ये टेस्ट जो होता है वो एक औपचारिक प्रक्रिया होता है। इसमें समीक्षा की जाती है सही और गलत की, ठीक है। यानी कि यह एक औपचारिक प्रक्रिया है, इसमें सही और गलत की समीक्षा की जाती है या फिर जांच की जाती है कि कहाँ पर सही है कहाँ पर गलत है, उसके बारे में पता किया जाता है। तो ये रहती है हमारे स्टेप्स, या फिर प्रिपरेशन भी आप इसको कह सकते हो, एक कक्षा में जाने से पहले जो टीचर करता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा ऑब्जर्वेशन के बाद, ठीक है। यहाँ तक तो हमने ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद आया हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आप स्क्रीनशॉट जो वो ले सकते हो। फॉर्मेटिव असेसमेंट हमने पढ़ी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कहीं किसी तरह की समस्या रही होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्प की होगी, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जिस तरह से एक टीचर के लिए फीडबैक, अगर स्टूडेंट्स फीडबैक देता है तो टीचर्स को पता लगता है कि उसको कहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वैसे ही आपकी फ़ीडबैक भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी रहती है। साथ ही साथ आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड मेरे चैनल, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।